Yes, hello and welcome everybody. Today we are going to start with the micronutrients part 1, that is vitamins and minerals. Micronutrients, vitamins and minerals. So as you can see here on the screen there is a table. यहाँ पे एक टेबल है जो ये बता रहा है कि विटामिन जो है वो कहाँ से हमें मिलता है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ विटामिन एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द विटामिन। विटामिन जो है उसका एक्चुअली उसे हम कहते हैं वाइटल अमाइंस। इससे ये नाम आया है विटामिन। Vita, vital means important, and amines are the chemical substances which we actually get it in the protein part. ठीक है, प्रोटीन्स आर अमाइंस ओनली, लेकिन उसका प्रोटीन का ही एक छोटा सा पार्ट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज वाइटल अमाइंस। ठीक है, ये कोई बहुत बड़ा कंटेंट नहीं होता है हमारे बॉडी में। जैसे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, जैसे हम लोगों ने देखा, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। और फिर इसमें वाटर की जो क्वांटिटी होती है इन सब में अंदर होती है। सो वाटर ऑल्सो इज बिकमिंग वाटर ऑल्सो इज अ मैक्रोन्यूट्रिएंट। ठीक है, तो ये चार चीजें मैक्रोन्यूट्रिएंट में आएंगे क्योंकि ये बड़े क्वांटिटी में हमारी बॉडी को इसकी जरूरत होती है। इन दी एक्स्ट्रा क्वांटिटी our body requires this, but the vitamins is called as micronutrient because it's required in a very minute quantity in our body, but it's very important because the absence of this or deficiency means the less intake। ओके okay? जब चीजें कम पड़ जाती है या कमी पड़ जाती है उसको हम डेफिशिएंसी बोलेंगे। और जब कोई चीज जो है वो है ही नहीं, एब्सेंट है, ठीक है, व्हेन इट्स एब्सेंट देन ऑल्सो द इम्पोर्टेंस इज देयर। ठीक है, एंड द थिंग्स विच इज प्रेजेंट इन मोर इन क्वांटिटी, मतलब है छोटा सा ही, थोड़ी सी जरूरत है लेकिन बहुत ज्यादा हो रहा है। ठीक है, तो वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, राइट। सो यहाँ पर विटामिन्स टू टाइप्स के होते हैं। एज यू कैन सी देयर आर टू टेबल्स। द फर्स्ट इज फैट soluble vitamin and the second is water soluble vitamin. As I told you, the water and fat is a important मैक्रोन्यूट्रिएंट। हमारे बॉडी में ज्यादा इसकी जरूरत पड़ती है वाटर की, फैट की, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन का भी होता है, और प्रोटीन का ही एक छोटा सा पार्ट होता है वाइटल अमाइंस। ठीक, तो जो चीजें फैट के अंदर एब्जॉर्ब होगी क्योंकि ये ऑलरेडी प्रोटीन है। ठीक है, अब आपको अगर जब हमने फैट पढ़ा था तब याद होगा जो फैट है वो भी प्रोटीन से ही बनता है, बिकॉज जो ग्लिसरॉल और ये सारी चीजें जब मिक्स हो जाती है तो वो ज्यादा लेयर जब उसके बन जाते हैं तो वो फैट, अगर आप केमिकल फॉर्मूला देखेंगे तो इट इज ऑलमोस्ट सिमिलर। ठीक है, ज्यादा उसमें डिफरेंस नहीं होता, बट थोड़े से जो केमिकल्स हैं वो आगे पीछे हो जाएंगे, एंड द थिंग्स आर सेम एंड द स्ट्रक्चर्स आर डिफरेंट। तो अगर हम इसको समझे कि ये एक वाइटल इंपॉर्टेंट प्रोटीन है छोटी सी मात्रा में जो फैट के अंदर एब्जॉर्ब हो जा रही है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज फैट सोल्यूबल विटामिन। सो देर आर फोर टाइप्स ऑफ विटामिन, जिसमें फोर नाम है, फोर विटामिन आर देयर विच आर एब्जॉर्ब्ड बाय द फैट न्यूट्रिटिव कंटेंट। The first one is vitamin A, second is vitamin D, and vitamin E and K. The vitamins A, D, E, and K are the fat soluble vitamins. तो फैट सोल्यूबल विटामिन में एक एक को देखते हैं कि कहाँ ये पाए जाते हैं। सबसे पहला विटामिन ए इज प्रेजेंट इन द लिवर एंड ऑफ द एग। ओके, रेटिनल लिवर एग में होता है। एग अगर आप खाते हो तो विटामिन ए काफी अच्छे आपके बॉडी में रहता है। अब जो लोग वेजिटेरियन हैं या एगिटेरियन नहीं हैं तो उन लोगों को घी, बटर, क्रीम, अब देखो यही सारा प्रोटीन वाला और फैट वाला मटेरियल है, तो इसी के अंदर आपको विटामिन भी मिलेगा। ठीक है, तो विटामिन ए का एक कंटेंट होता है रेटिनॉल और दूसरा होता है बेटा कैरोटीन।
ठीक है, विटामिन ए इज ऑल्सो डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स। फर्स्ट इज रेटिनॉल एंड सेकेंड इज बेटा कैरोटीन। तो रेटिनॉल आपको मिलेगा लिवर में, यानी फिश लिवर या जो भी एनिमल लिवर है उसमें, एग्स में, क्रीम, बटर, घी एंड मिल्क। और बेटा कैरोटीन आपको मिलेगा जो ग्रीन एंड लीफी वेजिटेबल्स होते हैं उसमें, और जो ऑरेंज कलर के जो वेजिटेबल्स होते हैं उसमें। कैरोटीन इज ऑलवेज इन ऑरेंज लाइक इन कैरेट। ओके, तो इसका काम क्या है? व्हाट इज द फंक्शन? फंक्शन इज maintenance of epithelial tissues. Epithelial tissues are the tissues which are present in the muscles. हमारे बॉडी के मसल्स में ये जरूरत होती है, तो उसकी रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए ये विटामिन ए इज इंपॉर्टेंट। सेकेंड, डिम लाइट में भी हमें अगर अच्छे से दिख रहा है तो इसका मतलब है हमारी बॉडी में विटामिन ए बहुत अच्छी तरीके से प्रेजेंट है। और अगर कम रोशनी में हमें दिखाई नहीं दे रहा है, दैट मीन्स विटामिन ए की कमी पड़ रही है। दैट मीन्स इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रोथ ऑफ स्केलेटल एंड सॉफ्ट टिश्यूज, अगर आपकी हड्डियां ना ऐसे बार बार चट 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 होती है, देखो बहुत से लोगों को ना उंगली चटकाने की आदत होती है, ठीक है, चट चट आवाज होती है, उठ बहुत से है ना, उठते बैठते हैं तो भी हड्डी चट 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 बोलती है। स्केलेटल टिश्यूज जो होते हैं ना, उसको प्रॉपर मेंटेन रहेगा अगर, तो फिर ये हड्डियों की आवाज नहीं आएगी, राइट? सो दैट इज द deficiency of vitamin A if you're not if you're having the sound of your skeletal bones or soft tissues. Now, next is vitamin D. Vitamin D is present in sunlight, only in the sunlight. ठीक है, आपको धूप में ही बैठना पड़ेगा। बट इन एनिमल फूड्स, यस, इट्स प्रेजेंट इन एग्स, बटर, फिश एंड लिवर। ठीक है, उसमें विटामिन ई डी रहता है। तो ये विटामिन डी का काम क्या है? कैल्शियम और फास्फोरस को बॉडी में एब्जॉर्ब करने का काम है विटामिन डी का। एंड डेपोजिशन ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस इन दी बोन्स, मतलब बोन्स को ही स्ट्रॉन्ग करने का काम होता है विटामिन। Then vitamin E is present in the vegetable oils and the grain oils, the grains, the leafy vegetables, pulses, nuts and oil seeds. इन सब में विटामिन ई आपको मिलेगा। और विटामिन ई का काम क्या है? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, यानी जो फैट है में जो एसिड्स हैं, मैंने आपको पहले ही बताया विटामिन आर नथिंग बट द प्रोटीन बिकॉज दे आर वाइटल अमाइंस। तो जो अनसैचुरेटेड केमिकल फॉर्मूला है फैटी एसिड का, उसको वो प्रोटेक्शन देता है विटामिन। ठीक है, विटामिन ए और विटामिन सी जो है हमारे बॉडी के डिस्ट्रक्शन और फूड्स पर कंट्रोल करने के लिए विटामिन ई इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने देखो हमारी स्किन ड्राई स्केली वगैरह हो जाती है, तो विटामिन ई की जरूरत पड़ती है ना। लास्ट फैट सोल्यूबल विटामिन इज विटामिन के, जहां पे आपको ये चीज मिलेगी, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, एग, यॉक, लिवर एंड डिफरेंट बैक्टीरियल सिंथेसिस। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। मतलब ब्लड जो है, अगर हमको कहीं चोट लग गई है, कुछ हो गया, तो फटाफट अगर वो ऊज हो रहा है, बहुत ज्यादा ब्लड अगर आ रहा है और अगर रुक नहीं रहा है, दैट मीन्स आपको विटामिन के की डेफिशिएंसी है। लेकिन if the blood is out and after some while coming to the contact of the air, the blood clots, we feel that, but actually in our body vitamin K is present and it helps to clot the blood, because when the blood is clotted coming in the contact with the air, that is helped by the vitamin K. Okay, खून को ये थोड़ा सा गाढ़ापन दे के रखता है, क्योंकि अगर हवा में मिलकर, क्योंकि अगर ये बहुत ज्यादा पतला होकर बहता जाएगा तो हमारे बॉडी के जो दूसरे न्यूट्रिएंट्स हैं वो ब्लड के माध्यम से बॉडी से बाहर हो जाएंगे। ठीक है ना, तो जो दूसरे न्यूट्रिएंट्स जो हमारे बॉडी में सप्लाई हो रहा है वो तरीके से सप्लाई नहीं होंगे। इसीलिए विटामिन के ब्लड को क्लॉट करके ऐसा रखता है कि जो एक्चुअल न्यूट्रिटिव कंटेंट जो ब्लड के माध्यम से जा रहा है वो बॉडी में मिले। और इसीलिए विटामिन के इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट इज विटामिन बी एंड सी। विटामिन बी में देखिए ये इतने सारे हैं, विटामिन बी 1, विटामिन बी 2, विटामिन बी 3, जैसे बी 12 और बिफोलिक एसिड। ठीक है,
तो विटामिन बी 1 को हम बोलते हैं थायमिन। जैसे विटामिन ए के जो दो है, एक को रेटिनॉल और एक बीटा कैरोटीन बोल रहे थे, वैसे विटामिन बी में हम बोलेंगे थायमिन, फिर दूसरा रेबोफ्लेविन, फिर नियासिन, फिर देन फॉलिक एसिड एंड विटामिन B12। और विटामिन सी। ये सारे जो विटामिन हैं, दीज विटामिन आर वाटर सोल्यूबल विटामिन। ओके, दीज विटामिन आर वाटर सोल्यूबल विटामिन। और ये विटामिन जो हैं, ये अलग अलग चीजों में पाए जाते हैं। ये हमारे बॉडी में जो वाटर सोर्सेज है, अब देखिए, वाटर सोर्स इज प्रेजेंट इन दी कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है ना, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा उसमें H2O काफी मात्रा में प्रेजेंट रहता है, H और 2। ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट ऊपर वाला किस में जा रहा था? फैट्स में। ठीक है। अब ये भी ये किस में जा रहा है? वाटर में। बोथ आर द मैक्रोन्यूट्रिएंट प्रेजेंट इन अवर बॉडी, बट दे आर सोल्यूबल इन वाटर। मतलब इसको क्या चाहिए? लिक्विड चाहिए। और वो जो ऊपर है वो किसी भी मसल्स में या कहीं पे भी जाकर वो टिक जाता है। ठीक है, मसल्स में जाके टिकेगा क्योंकि दे आर फैट सोल्यूबल, फैट के साथ सेट होगा। लेकिन ये पानी इसको बहुत ज्यादा जरूरी, मतलब ये बिना लिक्विड के ये सेट नहीं होगा, अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो थायमिन का क्या काम होता है? कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को सेट करना। मैंने अपनी लास्ट क्लास में आपको बताया था कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म इज the breakdown of the food substances, and anabolism is and the combining and the joining of the broken down substances. Both these process together is called as metabolism. ठीक है। Now, what is the role of metabolism? To control the fats, proteins, and the rest carbohydrates. So this function is taken care by the riboflavin. ये इस फंक्शन को कौन टेक केयर करता है? रिबोफ्लाविन। ठीक है। नेक्स्ट इज नियासिन। नियासिन जो है वो मेटाबॉलिज्म को देख रेख करता है। तो दैट मीन्स ओवरऑल अगर हम देखें तो कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म थायमिन देखेगा, और फैट्स और प्रोटीन्स का रिबोफ्लाविन, और इन तीनों का देखता है नियासिन। यानी कि आपको सीरियल पल्सेस भी खाना जरूरी है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स भी खाना जरूरी है, और पल्सेस और नट्स भी खाना जरूरी है अगर आपको विटामिन बी और बी कॉम्प्लेक्स जरूरी है। ओके, नेक्स्ट इज फॉलिक एसिड। Folic acid is very, very important for the RBCs, red blood cells, and that RBCs are present in the bone marrow, and the bone marrow is present between the bones. Okay, bones के बीच में रहता है bone marrow. Okay, and in that bone marrow the RBCs create their house, मतलब उनका घर रहता है। RBC का घर होता है bone marrow. Okay, and in that the folic acid is created. फॉलिक एसिड उस चीज को फ्रेम करती है, राइट। नाउ नेक्स्ट इज विटामिन B12। विटामिन B12 जो है, दिस इज ऑल्सो इन प्रेजेंट इन द बोन मैरो के फॉर्मेशन में रहता है ये, और इसका प्रॉपर फंक्शन होता है प्रॉपर डाइजेस्टिव एंड न्यूट्रिटिव, सॉरी, नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करना। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, डाइजेस्टिव सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम कंट्रोल। Now, role in absorption of iron and prevention of destruction of the other substances, ये किसका रहता है? विटामिन सी का। मतलब हमारी बॉडी में आयरन की मात्रा को अच्छे से पहुंचाना, और फिर हमारे बॉडी में जो दूसरे सब्सटेंसेस यानी नेगेटिव सब्सटेंसेस अगर आए हैं तो उनको डिस्ट्रॉय करने का काम रहता है विटामिन सी का। इसीलिए अगर आपको याद होगा तो कोरोना के दौरान मैक्सिमम लोगों को विटामिन सी खाने के लिए बोला जाता है। सर्दी जुकाम में भी विटामिन सी दैट इज प्रेजेंट इन द सिट्राजिन, राइट। सो देखिए, इसीलिए सिट्रस फ्रूट्स खाने के लिए बोल रहे हैं। सिट्रस इज सिट्राजिन, है ना। सो व्हाट इज दैट? डिस्ट्रक्शन ऑफ अदर सब्सटेंस। दैट मीन्स अगर कुछ नेगेटिव या ऐसा कोई एंटीबायोटिक कंटेंट आया है जो हमारी बॉडी में नहीं होना चाहिए, उसको उससे प्रिवेंट विटामिन सी ही करता है। और इसीलिए हम लिमसी खाते रह रहे थे हमारे कोरोना के टाइम पे, है ना, याद हो अगर आप लोगों को तो। सिट्रस फ्रूट्स, आंवला का जूस, है ना, ये सारी चीजें, वाई सिट्रस चीजें ही हमें बचा रही थी इन सब चीजों से, बिकॉज वाटर सोल्यूबल। ये सारी चीजें जो हैं, अगर आप देखें, कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म भी विटामिन से होता है, और
जितना भी हमारे बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म होगा वही न्यूट्रिटिव कंटेंट को निकाल पाएगा, है ना। तो मेटाबॉलिज्म इज द वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन द न्यूट्रिटिव सप्लाई ऑफ अवर बॉडी। और वो सिर्फ और सिर्फ बी और सी विटामिन से ही पॉसिबल है। ठीक है ना। ए, डी, ई और के तो हमारे बॉडी के अंदरूनी उसके लिए काम करते हैं, तो ये रेगुलरिटी से तो होते ही हमारे बॉडी में, इनकी कमी नॉर्मल पर्सन में बहुत कम होती है। लेकिन ये जो है ना, ये यूजुअली विटामिन बी और सी की कमी हमारे बॉडी में रहती ही रहती है। इस क्योंकि मेटाबॉलिज्म प्रॉपर नहीं हो रहा है, टाइम पे भोजन नहीं होता है, और इसके साथ साथ में हम कुछ भी खा लेते हैं। हर चीज हमारे नियम से नहीं चलती है। कभी दूध पी रहे हैं तो कभी नहीं पी रहे हैं, कभी लीफी वेजिटेबल्स खा रहे हैं तो नहीं खा रहे हैं, कभी पल्सेस खा रहे हैं तो नहीं खा रहे हैं। तो ये मतलब प्रॉपर हमारे बॉडी में बैलेंस्ड डाइट नहीं जाने के कारण विटामिन बी और सी की कमी पड़ जाती है। ठीक है। तो यहाँ पर विटामिन्स का हम लोगों ने देख लिया। नाउ वी शैल कम ऑन टू द नेक्स्ट माइक्रोन्यूट्रिएंट, दैट इज द मिनरल्स। अब ये देखिए, मिनरल्स जो है ना, ये यहाँ पर अगर आप देखेंगे हमारे बॉडी में मिनरल्स, मिनरल्स का क्या रोल है। मिनरल्स आर द केमिकल substances and these chemicals present in our body gives a different role and function। ठीक है। जैसे मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, फॉस्फोरस है, सल्फर है, क्लोरीन है, आयरन है, कॉपर है, मैग्नीशियम है, कोबाल्ट है, जिंक है, निकल है, आयरन है। तो ये सारे आपके सामने मैंने आपको बताई, ये जो चार्ट है इसमें ये सब मैंने आपको बताया। लाइक दिस Na, सोडियम, के इज पोटेशियम, पी इज फॉस्फोरस, एस इज सल्फर, दिस Fe इज आयरन, Cl is chlorine, Mg is magnesium, Cu is copper, I is for iron only, iodine sorry, जिंक, मैग्नीशियम, कोबाल्ट। ठीक है। तो ये सारा जो हमारा बॉडी में ये सब्सटेंसेस हैं, ये हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो मिनरल्स कहाँ कहाँ पर यूज होते हैं। द अमाउंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द मिनरल्स इन द फूड गिव्स ऑर्डिनरीली कंज्यूम्ड प्रोडक्ट, एंड if the mineral is not proper, that means the cooking process is not systematic। अगर हमारा फूड का कुकिंग अगर अच्छे से है तो मिनरल्स काफी अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब हो जाते हैं, राइट। अब मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन अगर हो रहा है अच्छी तरीके से, तो हमारे बॉडी में हर एक फंक्शन बहुत अच्छे से होगा। तो हम एक एक मिनरल्स को देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहला लार्जर अमाउंट में जिन मिनरल्स की रिक्वायरमेंट होती है वो होती है कैल्शियम, क्योंकि कैल्शियम हमारी बॉडी में बोन्स पे काम करता है। फॉस्फोरस, this is also for the bones। सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, मैग्नीशियम, ये है ना लार्जर मात्रा में जरूरत होती है हमको। सोडियम और क्लोरीन और आयोडीन जो है ये हमारे बॉडी के जो ग्लैंड्स होते हैं उसमें काम करता है, उसको एक्टिवेट करता है। मतलब है ना, एक तरीके से हमारे बॉडी में मिनरल्स ये इंजेक्शन की तरह काम करते हैं, जो हमारे बॉडी के ग्लैंड्स को पिन करते हैं कि आप ये हमारे इन फंक्शंस को करिए। ठीक है। और फिर ये सप्लाई ब्लड के अंदर मिलके, और ये सप्लाई होते हैं पूरे बॉडी में अपने आप से ही। तो वो एक एक करके ना टोचते हुए चले जाते हैं, भाई आप इस फंक्शन को करो, आप इस फंक्शन को करो, आप इस फंक्शन को करो। लाइक फॉर एग्जाम्पल, सोडियम एंड क्लोराइड दोनों मिलकर सॉल्ट बनता है। ठीक है। अब ये जो सॉल्ट है हमारे पूरे बॉडी में ब्लड के माध्यम से पूरे में घूमता है। ठीक है। अब पूरे बॉडी के अंदर घूमेगा। अब हमारे बॉडी में जो थायराइड ग्लैंड होता है, जो हमारे इधर नेक में होता है, नेक के इधर पे ऑसोफेगस के ऊपर थायराइड ग्लैंड होता है। तो वहां पर ये आयोडीन के साथ में मिलके सोडियम, क्लोरीन और आयोडीन, ये तीनों चीजें जो हैं थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करती हैं। तब हमारे बॉडी में थायरॉक्सिन जो है वो रिलीज होता है। ठीक है ना। तो ये ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करने का काम करते हैं मिनरल्स, राइट। तो फॉस्फोरस क्या है। फॉस्फोरस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है, और ये इंपॉर्टेंट मिनरल है, और ये हमारे बॉडी के वेट को फंक्शन करने में हेल्प करता है। और ये इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन ये है कि ये हमारे बॉडी में रिजिडिटी प्रदान करता है।
रिजिड यानी कड़कपन। और हमारे बोन्स कैसे होते हैं? हार्ड, कड़क होते हैं, रिजिड होता है। और क्या हार्ड होता है? नेल्स और टीथ। तो टीथ, बोन्स और नेल्स, इसमें फास्फोरस की सबसे ज्यादा मात्रा की आवश्यकता पड़ती है। अब देखिए इस चैप्टर में, देखिए यहाँ पर अगर आप अपने नोट्स बनाना चाहें, सो दिस इज अबाउट फास्फोरस, हियर इज द फंक्शन एंड हियर इज द सोर्सेस। तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन मेक 3 columns एंड राइट अबाउट ईच एंड एवरी मिनरल, एंड देन यू कैन जस्ट प्रिपेयर योर आंसर। तो वो अगर आप असाइनमेंट में भी बनाना चाहें, तो इसे टेबुलर फॉर्मेट में बनाना चाहें तो बना सकते हैं, इफ यू आर प्रिपेयरिंग योर ओन असाइनमेंट्स। ओके, अब देखिए हाउ सोडियम एब्जॉर्ब द बॉडी। सोडियम बॉडी में कैसे और क्या क्या एब्जॉर्ब करता है? तो मैंने अभी आपको सोडियम का एग्जाम्पल दिया था, हमारे बोन और हमारे ब्लड प्लाज्मा में इंटरसेलुलर फ्लूइड्स के अंदर ये सेट होगा, और फिर ये एब्जॉर्ब करेगा क्लोरीन के साथ, जो एक इनऑर्गेनिक सॉल्ट है, जो हमारे बॉडी में गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट इसको मेंटेन रखता है। ठीक है, और इसके अलावा डिफरेंट हार्मोन्स को, हमारे ग्लैंड्स में हार्मोन्स को स्टिमुलेट करने के लिए हेल्प आउट करता है। नाउ नेक्स्ट इज पोटाशियम। पोटाशियम जो है वो मिनरल है जहां पर ओस्मोटिक प्रेशर, ये जो है पोटाशियम हेल्प करता है। पोटाशियम हेल्प्स इन द ओस्मोटिक प्रेशर। अब इसमें जो ओस्मोटिक क्या होता है? फ्लूइड बैलेंस। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ ओस्मोसिस। ऑस्मोसिस मीन्स वाटर, वाटरी सब्सटेंस का आदान प्रदान। ठीक है, अंदर बाहर, আমার बाहर সব ঘরে अंदर। লাইট জ্বালিয়ে দিয়েছ। और ये व्हाट हैपेंड? ओ हेवन, प्लीज माइक म्यूट रखिए, জ্বালিয়ে आप এলো सभी না। लोग को बता। Yes, please mute your devices. You all know that these classes are getting recorded. Yeah. चलिए, so I'll tell you all, when if will have any doubts, you can put it into the chat box. Chat box is active. Please do not unmute yourselves. चलिए, so this is the synthesis. सॉरी, मैं ऑस्मोटिक प्रोसेस आपको बता रही थी। तो ऑस्मोटिक प्रोसेस इज द यू नो द एंट्रेंस ऑफ वाटर इनटू द सेल्स एंड एक्सेल ऑफ द वाटर आउट ऑफ द सेल। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोसिस। ठीक है ना? जैसे हम जब भोजन बनाते हैं तो देखो, कड़क सा आलू है या कोई भी सब्जी है, वो पककर नरम कैसे होती है? ये प्रोसेस होता है ओस्मोसिस का। ठीक है ना? पानी की मात्रा धीरे धीरे परमिएबल सेल मेम्ब्रेन से अंदर जाती है और फिर उसमें से बाहर आती है। तो ये बार बार अंदर बाहर का प्रोसेस होने से वो मेम्ब्रेन जो है वो सॉफ्ट हो जाता है, और हमारी आलू की सब्जी या जो भी सब्जी हम बना रहे हैं वो सॉफ्ट हो जाती है। राइट, सो दिस इज बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। ठीक है। नाउ synthesis process, synthesis means breakdown of the protein content, और जब हम उसको कंबाइन करेंगे, ठीक है, तब हम उसको मर्ज करते हैं। ठीक है ना? तो ये सिंथेसिस मतलब प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने में ये हेल्प करता है, क्योंकि अगर ब्रेक डाउन नहीं होगा तो फिर वो सप्लाई कैसे होगा ना पूरे बॉडी में? if it is required to supply the nutritive content towards whole body, तो बड़ी मात्रा में तो वो जाएगा नहीं ना, छोटे छोटे टुकड़ों में ही वो जा पाएगा। सो सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसीलिए पोटाशियम प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दैट। ठीक है। फिर इसके बाद ग्लूकोज को ग्लाइकोजन, अब ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बनाना मतलब वही सिंथेसिस प्रोसेस है। ठीक है ना? उसको ब्रेक डाउन करना। तो एवरी सिंथेसिस प्रोसेस में फॉस्फोरस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। नेक्स्ट इज मैग्नीशियम। मैग्नीशियम भी सॉल्ट बनता है, और हमारे बॉडी की डाइटरी इनटेक और कि हमारी किडनीज में सबसे ज्यादा इसका रोल प्ले होता है। तो किडनी का काम क्या होता है? एक्सक्रीशन करना, है ना? तो एक्सक्रीशन के लिए किडनीज को टेंच पेंच करना वाला काम मैग्नीशियम का होगा। ठीक है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट मिनरल इज आयरन। आप लोगों को पता होगा, आयरन की कमी, आयरन की कमी, आयरन की कमी। सो लाइक आरबीसीज के अंदर आयरन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मटेरियल होता है, जो हेमोग्लोबिन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है।
हमारे बॉडी के लीवर, हमारे बॉडी की किडनी, हमारे बॉडी में जो बोन मैरो है, और जहाँ पर भी वो हेमो सब्सटेंस अवेलेबल होता है हमारी बॉडी में, वहाँ पे आयरन की मात्रा होती है। बिकॉज आवर ब्लड कंटेन्स द आयरन कंटेंट। हमारे ब्लड के अंदर, ब्लड किससे बनता है? आयरन से बनता है, ठीक है ना। तो उसमें आयरन वाला कंटेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, एंड बिकॉज ऑफ दैट ओनली द हेमोग्लोबिन इज मेंटेन्ड। हेमोग्लोबिन हमारा तभी मेंटेन होगा, ठीक है। हेमोग्लोबिन इज आरबीसी, ठीक है। तो इसीलिए आयरन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। अब हमारे बॉडी में आयरन का इंटेक, ये यहाँ पे इस चार्ट से बताया गया है कि कैसे इसका इंटेक होता है, और यूटिलाइजेशन, मतलब हमारी ये जो यूटिलाइजेशन मीन्स हमारे बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, और आउटपुट मतलब ये कैसे बाहर निकलता है, ठीक है ना। तो इन दी फीमेल बॉडी इट कम्स विद द प्रोसेस ऑफ मेंस्ट्रुअल प्रोसेस, और इसीलिए ड्यूरिंग दिस period and the pregnancy period, iron tablets are given, राइट। तो ये बेबी के लिए फिर ये इसको प्रॉपर मैनेज और मेंटेन करके रखते हैं, ताकि बेबी को इसका न्यूट्रिशन जो है यूटिलाइजेशन के दौरान ये मिलता जाए, और फिर उसका जो एक्सक्रीटा है वो बचता जाता है, लास्ट में फिर जब डिलीवरी हो जाती है उसके बाद में वो मेंस्ट्रुअल प्रोसेस से वो निकलता जाता है ना, आफ्टर द डिलीवरी। और नहीं तो फिर तो वो ऐसे निकल ही रहा है हमारे बॉडी में जितना आयरन है, एवरी मंथ इट्स कमिंग, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा मिनरल्स वाला पार्ट कंप्लीट होता है। बैलेंस डाइट इज ऑलरेडी टोल्ड टू यू टू रीड इट योर सेल्फ। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, इसमें बहुत सारे टॉपिक होंगे जो आपको खुद से करने पड़ेंगे। तो बैलेंस डाइट का एक जनरल जिस्ट मैं आपको बता देती हूँ कि न्यूट्रिटिव सप्लाई और न्यूट्रिटिव नीड, ये दोनों प्रॉपर बैलेंस में होना चाहिए। अगर न्यूट्रिटिव सप्लाई तरीके से होगा, ठीक है, तो न्यूट्रिटिव नीड भी प्रॉपरली फुलफिल होगी। तो ये प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए। हमारे बॉडी के अंदर जितना भी डाइटरी इनटेक है, जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है उतना ही होना चाहिए, ना उससे कम ना उससे ज्यादा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम ध्यान रखेंगे, जो तभी हमारा जो डाइट है वो बैलेंस रहेगा। ये चार्ट है, जिस चार्ट से हमें पता चलता है कि एक छोटा इन्फेंट है उसको कितना बैलेंस डाइट का जरूरत है, प्री स्कूल गोइंग चाइल्ड को कितना, स्कूल गोइंग ईयर बच्चे के लिए कितना, अडोलसेंस के लिए कितना, ठीक है, और प्रेग्नेंट लेडी के लिए कितना, और लैक्टेशन प्रोसेस के, यानी जो मदर, लैक्टिंग मदर है उसके लिए कितना बैलेंस डाइट होना चाहिए, ठीक है। दिस चार्ट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, ये सब इतना नहीं है, मतलब इम्पोर्टेंट है लेकिन अभी ऐसा एग्जाम में नहीं आता है। अगर जो एमसीक्यूज जहाँ होते हैं ना वहां पर आता है, ठीक है। सो यू कैन जस्ट गो थ्रू एंड रीड इट, ठीक है। बैलेंस डाइट, हाउ टू प्लान अ बैलेंस डाइट, यहाँ पर आप इसको रीड आउट कर लीजिएगा। दिस इज ऑल्सो नॉट आस्क्ड, तो हम इतना उसमें नहीं कर रहे हैं, जो कर सकते थे वो बताया। अब यहाँ पर देखिए बैलेंस डाइट ये वाला थोड़ा सा कर लीजिएगा, कि बैलेंस डाइट में एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड, और प्रोटेक्टिव एंड रेगुलेटरी फूड जो है, जो मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स हो जाते हैं, तो ये सब प्रॉपर बैलेंस में मेंटेन होना जरूरी है। ये है हमारा बैलेंस डाइट का प्रॉपर प्रोडक्ट, ओके। सो दैट इज देयर। अब ये वाला हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है, एंड टुमारो विल बी डूइंग द मील प्लानिंग फॉर द प्रेग्नेंट एंड द लैक्टिंग women. That is very very important. Within this week we'll try our level best to complete 50% of our syllabus in the health education. और क्योंकि आप लोगों को मैंने बताया ही था नेक्स्ट वीक वी कैन नॉट हैव द क्लास, सो वी हैव डन द प्रैक्टिकल्स एज सच, सो अब तब तक अपना वो कंप्लीट करेंगे, ठीक है। Okay, so we shall stop the record here and I'll just take your attendance. If you have any doubts, you can put